स्टूडेंट्स, आज डे 23 है और जो टॉपिक चल रहा है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसका पार्ट सेकंड है। ये जो आज के इसमें टॉपिक्स हैं उसमें देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, टर्मिनल वोल्टेज, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। तो शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सेल की डेफिनेशन होती है 3। ऐसी डिवाइस जो सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन रखता है, नाम देते हैं इसको इलेक्ट्रिक सेल। ऐसी डिवाइस जो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है, उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिक सेल। एक और परिभाषा, ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, नाम देते हैं इसको इलेक्ट्रिक सेल। अब सवाल है कि सेल में केमिकल एनर्जी आई कहां से? सेल जो बनेगा वो हमेशा इलेक्ट्रोलाइट से बनेगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है आयनाइजेबल सॉल्यूशन, और आयनाइजेबल का मतलब हो गया कि ऐसी कोई भी चीज जिसको उसके आयंस में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, नाम देते हैं इसको, इन पार्ट्स को नाम देते हैं आयंस का। और अगर ये ऐसा सोल्यूशन है तो इसको नाम देते हैं आयनाइजेबल सोल्यूशन। तो ये इलेक्ट्रिक सेल हो गई बात है। अब यहाँ पे ये इसको बनाने का तरीका हो गया क्या? 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड और एक एनोड होगा। एक पे एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जहाँ पे एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ को फ्लो करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इस तरीके से बनता है। ये हो गया एक हमारे पास कंटेनर। ध्यान रहे, इस कंटेनर को यहाँ पे वोल्टा मीटर कहते हैं। कीप इट इन माइंड, इट इज नॉट वोल्ट मीटर, इट इज वोल्टा मीटर। ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, आयनाइजेबल सॉल्यूशन हो गया। इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड हो गए, ऐसे इसको दिखाया गया है। इलेक्ट्रोड हो गए, ऐसे इलेक्ट्रोड हो गए, ये हो गए, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पे इनको हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो मैंने कहा यहाँ से इधर की तरफ को इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ये करंट हो गया, ये करंट हो गया, ये करंट हो गया, ये करंट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में खास बात होती है कि ये कभी भी ओपन सर्किट में फ्लो नहीं कर सकती है। ओपन सर्किट में ये फ्लो नहीं कर सकता, हमेशा इसको क्लोज सर्किट चाहिए होता है। क्लोज सर्किट चाहिए होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा, करंट आ रही, करंट आ रही है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे रास्ता टूट सकेगा। एक्चुअल में बच्चों ये रास्ता टूटा नहीं है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। जो है यहाँ पे एक पार्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। सेल का वो हिस्सा जो करंट के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन सिद्ध होता है, और ये सेल के अंदरूनी पार्ट में, इंटरनल पार्ट में पाया जाता है, नाम देते हैं इसको इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल। अब यहाँ पे बात आप जो देख रहे हैं वो है टर्मिनल वोल्टेज की। उससे पहले आपको यहाँ पे ईएमएफ के बारे में सीख लेना चाहिए। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में कहा जाएगा, और कहा जाता है किसी सर्किट में यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में वर्क जो परफॉर्म किया जाता है उसको नाम देते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे फिजिक्स ने एक गलती कर रखी है जो कि बहुत समय से चलती चली आ रही। इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और परिभाषा में आप देखें तो कहा जा रहा है स्पेंट एनर्जी टू डू सो एंड सो। एक्चुअल में ये है एनर्जी, लेकिन नाम फोर्स है। ठीक वैसी ही बात समझिए जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, 2 चीजों की डेंसिटी का रेशियो, और इसका ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं होता है। मॉलिक्यूलर वेट है, एटॉमिक वेट है, ये सिर्फ और सिर्फ मास होते हैं, ये वेट नहीं होते हैं। तो ये जो टर्म्स वाले जो एरर हैं वो हमेशा कॉमन है और चलती चली आ रही है। इसका यूनिट हो जाता है जूल पर कूलाम, या वोल्ट कह लेते हैं इसको, और ये डायरेक्टिव स्केलर कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्टिव स्केलर। ऐसा स्केलर जिसके अंदर कुछ हद तक के डायरेक्शन का गुण होता है। और कैसे होता है ये भी जरा देख लें कि ये 2 सेल हो गए, E1 और E2 ईएमएफ के। नेट ईएमएफ यहाँ पे आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये अनलाइक पोलैरिटी कनेक्शन है। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल।
तो ई नेट बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। और ऐसे ही जब ये सेल इस तरीके से अरेंज हुए E1 E2 और यहाँ पे कहा जा रहा है E1 ग्रेटर देन E2, तो E नेट बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अब सोचिए जरा, इस स्थिति में अगर 10 सेल लगे हुए हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? और सभी का ईएमएफ E है कहेंगे तो सभी का नेट ईएमएफ हो जाएगा 10E। अगर एक सेल को हमने गलती से उल्टा लगा दिया है तब क्या हो जाएगा? कहेंगे तब वो एक सेल जो उल्टा लगा है वो एक सीधे सेल को एन्यूल्ड कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी कि टोटल ईएमएफ कितना बच जाएगा? कहेंगे 8E बच जाएगा। यानी कि एक सेल गलती से उल्टा जुड़ेगा और नट शेल में टू टाइम्स ईएमएफ खत्म हो जाएंगे। तो इसको डायरेक्टिव स्केलर कहा गया। ये बात हुई हमारे पास ईएमएफ के बारे में। तो यहाँ पे सेल की जो असली पावर हुई वो E हुआ। यहाँ पे जो वोल्टेज गिरा वो स्मॉल v, और ये जो यहाँ पे वोल्टेज आया है ये कैपिटल V। इस कैपिटल V को ही नाम देते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ये टर्मिनल वोल्टेज जो है हम देखेंगे मौका पड़ने पे कि ये ईएमएफ के बराबर होता है या बड़ा होता है या छोटा होता। फिलहाल पहला रिजल्ट आप जरा देखें यहाँ पे कि सेल की कंप्लीट पावर कैपिटल E, तो I बराबर जो है यहाँ पे E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r है। इसको हमें ऐसे पढ़ना चाहिए, I बराबर E नेट अपॉन R नेट। एक और रिजल्ट आप यहाँ पे देखोगे, एक और रिजल्ट यहाँ पे देखोगे कि V बराबर E माइनस V हो गया है। V बराबर E माइनस स्मॉल v की जगह पे IR है। और यहाँ पे आप देखो कि V जो है वो E से, ये अगर 10 है, ये 2 है, ये 8 है, तो V लेस देन E है। टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन EMF। अगर यहाँ पे कहा जाए कि हमसे कि V बराबर E करना है, कहेंगे ये तभी पॉसिबल है जब IR की वैल्यू 0 हो। तो या तो I 0 हो जाए या R 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए। I 0 होने का मतलब हो गया कि सर्किट ओपन है, और R 0 होने का मतलब सर्किट जो सेल जो है आपका स्टैंडर्ड है। यहाँ पे ये सेल डिस्चार्जिंग स्टेट में है और करंट ऐसे निकल रही है, इसको कहा गया क्या? डिस्चार्जिंग स्टेट है। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल दो तरीके के सेल होते हैं। जो सेकेंडरी सेल होते हैं उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों पॉसिबल होता है। अगर ये चार्जिंग की बात हुई है तो ये सेल के अंदर करंट जाएगा और ये V बराबर E माइनस IR का हो जाएगा E प्लस IR, और इस समय टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ज्यादा हो जाएगा। और एक बात करनी थी, यहाँ पे I बराबर E अपॉन ऐसा देख रखा है आपने, V बराबर E माइनस IR है, तो यहाँ पे एक रिजल्ट और आ जाएगा। V बराबर E माइनस I की जगह पे E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू स्मॉल r। सॉल्व करने पे ये कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r V अपॉन E बराबर ऐसा हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे VIT अपॉन EIT लगाते हैं तो ये एफिशिएंसी हो जाता है। तो ये कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू ये सेल की एफिशिएंसी है, ये हमारा इनपुट है और ये आउटपुट है। तो ये बातें हुई इलेक्ट्रिक सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। तो बच्चों जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स अब हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे पहला कॉम्बिनेशन सीरीज है और इसमें 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने 2 सेल जुड़े हुए हैं, दोनों के EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, एंड द होल सिस्टम इज कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। यहाँ पे जो सेल जुड़े हुए हैं वो अनलाइक पोलैरिटी से हैं, यानी कि टोटल EMF यहाँ पे ऐड होकर के आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, नेट वैल्यू 2R, और टोटल रेजिस्टेंस हो गया 2R प्लस कैपिटल R। I के लिए एक ही रास्ता आप जानते हैं, नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो 2E अपॉन 2R प्लस कैपिटल R। किताबों में आपने देखा हुआ है कि ये n सेलों के लिए आइडिया बना के रखा हुआ है। तो फॉर n सेल्स रिप्लेस करना होगा 2 को n से, तो I बराबर NE अपॉन n स्मॉल r प्लस कैपिटल R।
अब हमने जो है जोड़े हैं n सेल, तो हम चाहेंगे भी कि करंट हमको मिले n सेलों के बराबर की। तो ये केस 1 कहा गया। अगर ऐसा हो गया I बराबर NE, अगर ये ऐसा हो गया तो I बराबर NE अपॉन NR हो गया, I बराबर E अपॉन R। हमें करंट मिल रही है एक सेल के बराबर की, जबकि हमने जोड़े थे n सेल। तो यहाँ पे अगर इनका हम ग्राफ खींचें I और N का, तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ध्यान रहे ये ग्राफ यहाँ पे y एक्सिस से मिलने ना पाए। केस सेकंड में आ जाए तो स्मॉल ये n स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो I बराबर NE अपॉन कैपिटल R। यहाँ पे n सेल हैं और n सेलों के बराबर की करंट है। I प्रोपोर्शनल टू n साफ दिखता है यहाँ पे, तो ये I हो गया, ये n हो गया, तो ये ग्राफ ऐसा हो गया। तो ये हम लोगों ने देखा कि अगर हमने सेलों को जोड़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। अब हमारे पास दूसरा कॉम्बिनेशन आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम पे फिर से हम वैसे ही काम करेंगे कि दो सेल हमने लिए हुए हैं, आइडेंटिकल हैं, E है R है, E है R है, और ये कैपिटल R है, कैपिटल R है। फिर से एक बार करंट की बात पूछ रहा है तो कहा जाएगा नेट ईएमएफ यहाँ पे E रहेगा, क्योंकि सीरीज में I कांस्टेंट, पैरेलल में P कांस्टेंट। स्मॉल r नेट की वैल्यू निकालनी है तो 1/r प्लस 1/r 2/r यानी कि r/2, और कैपिटल R नेट हो जाएगा r/2 प्लस कैपिटल R प्लस 2r अपॉन 2। I बराबर E नेट अपॉन R नेट, तो E अपॉन R प्लस 2r/2। फिर से रिप्लेस कराया जाए 2 को n से, तो I बराबर NE अपॉन R प्लस NR हो जाएगा। केस 1 के लिए कहा जाएगा तो कहा गया कि अगर स्मॉल r ग्रेटर देन n कैपिटल R है तो I बराबर NE अपॉन स्मॉल r, और ये देख सकते हैं कि ये सुटेबल कंडीशन है कि हमने यहाँ पे जोड़े हैं n सेल और n सेलों के बराबर की करंट भी हमको मिल रही है। तो यहाँ पे पैरेलल में जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वैल्यू ज्यादा हो और सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। केस सेकंड की बात करेंगे, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, तो I बराबर NE अपॉन N कैपिटल R E अपॉन R, और ये बेकार हो गया। जोड़े n सेल और करंट मिली एक सेल के बराबर की, तो ये आइडिया बेकार हो जाएगा। ये I है, ये N है, ध्यान रहे ग्राफ टच नहीं करेगा। तो दिस इज सेकेंड कॉम्बिनेशन नेम एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ बैठ जाएंगे, सीरीज और पैरेलल दोनों, तो उसको हमें नाम देना होगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। दिस विल बी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में किताबों में जो रखा गया है वो है n सेल और m सेल। n सेल एक लाइन में और ऐसी m लाइनें बना के रखी हुई हैं। हम लोगों ने यहाँ पे काम कर रखा है कि 2 सेल या 3 सेल हमने जोड़ रखे हैं एक लाइन में, E R ऐसे, और इनके साथ में हमने यहाँ पे 2 ले रखी हैं ऐसी रो, E R ऐसा हो गया, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो एक लाइन का ईएमएफ आप देख सकते हैं 3E है, दूसरे का भी 3 हो जाएगा, तीसरा होता तो भी 3, n लगे होंगे तो भी 3E रहेगा, तो E नेट बराबर हो गया 3। अगली बात, एक लाइन का टोटल रेजिस्टेंस 3R, दूसरे का भी 3R, तो टोटल हो जाएगा 1/3R प्लस 1/3R 2/3R, और 2/3R यानी कि 3R/2 हो जाएगा। और कैपिटल R नेट कहा जाए तो 3R/2 प्लस कैपिटल R, 3R प्लस 2 कैपिटल R/2 हो गया। I बराबर आपको करना ही पड़ेगा नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस।
तो 3R प्लस 2 कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाई 2। आपको m और n लाना है अपने एक्सप्रेशन में, तो आपको जो है ये जो 3 है इसको रिप्लेस कराएं n से, 2 को रिप्लेस कराएं m से, तो I बराबर mne अपॉन n स्मॉल r प्लस m कैपिटल R। अगली बात ध्यान रखेंगे, I को मैक्सिमाइज करना है तो इनको मिनिमाइज करना होगा, और आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन से बचना होगा, तो n स्मॉल r बराबर m कैपिटल R इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। हम लोग का जो है नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों किरचॉफ्स लॉ। वो किरचॉफ्स लॉ जो है किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने का हमको एक आसान सा तरीका दिखाता है। इसमें जो है 2 लॉ थे, फर्स्ट लॉ जिसको दूसरा नाम है जंक्शन लॉ, और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस करता है। कोई जंक्शन है, ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया। आने वाला टोटल चार्ज यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है Q1 प्लस Q2, जाने वाला चार्ज दिखाई पड़ रहा है Q3। डिवाइड कर दिया जाए टाइम से, तो Q1 अपॉन T प्लस Q2 अपॉन T बराबर Q3 अपॉन T। I1 प्लस I2 बराबर I1 प्लस I2 माइनस I3 बराबर 0, और सिग्मा I बराबर 0। ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। और इसका जो डेफिनेशन आएगी वो क्या, किसी भी जंक्शन पे, किसी भी जो है सर्किट के जंक्शन पे टोटल मिलने वाली सारी करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। अब सवाल है एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या हो गया, कहीं जहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव की बातें आएंगी वहां पे एल्जेब्रिक सम की बातें आएंगी, तो ये 0 होता है। और अब हम लोग के पास पढ़ने को आएगा सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ का कहना, सेकंड लॉ, और ये लूप लॉ भी कहलाता है, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित होता है। अब इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी सर्किट के क्लोज मेश में बहने वाली करंट और करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम, मैं इसको लिख के दिखाऊं, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम will be equal to algebraic sum of EMF of all the cells in that mesh। ये बात हो गई भाषा की, जो कि काफी बड़ी सी लैंग्वेज है, और यहाँ पे इसको अगर आप इन शॉर्ट कहना चाहें तो कह सकते हैं ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये V ड्रॉप्ड है और ये V गेन्ड है। किसी भी सर्किट के क्लोज मेश में जितना वोल्टेज गेन होगा उतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। ध्यान रहे सर्किट क्लोज होना चाहिए, इट इज नॉट ट्रू फॉर ओपन सर्किट। इसके साइन कन्वेंशन के बारे में कुछ बातें मैं बोलता हूं, ध्यान से सुने। अगर ये मेरे चलने की दिशा है और करंट भी इसी दिशा में अगर चल रही है, तो यहाँ पे जब I इंटू R आएगा तो इसका साइन होगा नेगेटिव। कारण भी समझ ले, करंट का फ्लो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। यानी कि अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो हम पोटेंशियल का नुकसान करते हुए चल रहे हैं, और यहाँ पे पोटेंशियल का लॉस यानी कि IR का लॉस हो गया। करंट अगर उल्टी आ रही है और हम ऐसे चल रहे हैं तो ये कहाँ पे वोल्टेज का फायदा हो जाएगा और ये प्लस IR हो जाएगा। हमारे चलने की दिशा में सेल पड़ गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, हम ऐसे जा रहे हैं तो हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, और ये EMF का साइन नेगेटिव हो जाएगा। यही सेल अगर हमें ऐसे मिल गया तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये प्लस EMF हो जाएगा। ये अगर हमें ऐसे मिल गया, ये कैपेसिटर मिल गया, मान लीजिए प्लस है, माइनस है, Q है, और ये C है, चार्ज Q पोटेंशियल और इसकी कैपेसिटी C है, तो Q अपॉन C नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हमें नेगेटिव और पॉजिटिव मिल गया तो हम लोअर से हायर जा रहे हैं, और ये प्लस का Q अपॉन C हो जाएगा, हमें वोल्टेज का फायदा हो गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ का जैसे मैंने आपसे कहा कि ये लॉ, ये लूप लॉ भी कहा जाता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग के पास बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज।
यहाँ पे कहा जाएगा अगर हमारे पास 4 या 5 या 6 रेजिस्टेंस हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि कहीं क्या ये कॉम्बिनेशन व्हीटस्टोन की तरफ तो नहीं है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 को ही दिखाया है, 5वां यहाँ पे भी हो सकता है, 6ठा यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ कहीं पे तो भी ये व्हीटस्टोन बनेगा। और कहा जाएगा कि अगर 4 रेजिस्टेंस या 4 कैपेसिटर या 4 इंडक्टर या 4 थर्मल ब्लॉक्स को अगर जोड़ दिया गया है या दिखाया गया है अलोंग द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, और उसके एक डायगोनल के अक्रॉस बैटरी लगी है और एक डायगोनल के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो इसे हम नाम देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे बात समझने वाली है कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। प्रिकॉशनरी, हमें पहले बैटरी वाली की को प्रेस करना होता है, बाद में गैल्वेनोमीटर वाली की को प्रेस करना होता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे इंड्यूस करंट आने की रहने की हमेशा संभावना बनी रहती है। तो उसको हटाने के लिए, उसको न रखने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे की पहले प्रेस करें बैटरी वाली। कंडीशन जो आई हुई है देख सकते हैं आप, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। P और Q को रेशियो आर्म कहा जाता है, कैपिटल R को नोन आर्म कहा जाता है, S को अननोन आर्म कहा जाता है। तो यहाँ पे अब ये फॉर्मूला देखा, अभी हम लोगों ने किरचॉफ रूल जो है यह सीखा था, उसको हमने कितना अच्छा सीखा, कितना अच्छा साइन कन्वेंशन हमें आया या नहीं आया। ये अप्लाई करने के लिए किरचॉफ यहाँ पे जो व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाता है, ABDA में हमें किरचॉफ रूल लगाना है। ये है हमारे पास रास्ता ABDA। तो यहाँ पे कहा जाएगा I1P इन द सेम डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे कुछ है नहीं, ना कोई सेल है ना कोई रेजिस्टेंस है। I2 इंटू R प्लस का हो गया, ये एक इक्वेशन। BCDB में ऐसे कहा गया, BCDB। अब पूछा जाएगा तो I1Q माइनस का हो गया प्लस I2S हो गया, यहाँ पे I1Q बराबर I2S डिवाइड कर दिया तो ऐसा आ गया। तो P बराबर Q अपॉन Q बराबर R अपॉन S, यानी कि P बराबर QR बाई S है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा और ये हमेशा नल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर ये आधारित होता है। अगर ये P ग्रेटर देन QR बाई S हो गया तो करंट के बारे में ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा वो रास्ता पसंद करती है जिस रास्ते पर रेजिस्टेंस कम से कम हो और कैपेसिटेंस ज्यादा से ज्यादा हो। अगर ये वैल्यू जो है ज्यादा हो गई तो करंट ये रास्ता छोड़ती जाएगी, नीचे से होके जाती जाएगी, गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करेगी, कहां से कहां कहेंगे, D से B फ्लो करेगी। और अगर ये P लेस देन QR बाई S हो गया तो ये कम होता जाएगा और करंट यही वाला रास्ता अख्तियार करती जाएगी और करंट ऊपर से आएगी P से D होती जाएगी। तो ये बात हुई हमारे पास किरचॉफ लॉ की। और एक और बात, यहाँ पे कोई भी करंट नहीं आ रही है तो ऊपर वाला पार्ट सीरीज में हो गया, ये R डैश P प्लस Q हो गया, और नीचे वाला पार्ट R डबल डैश R प्लस S ये भी सीरीज हो गया। और ये R डैश और R डबल डैश ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, तो R नेट बराबर हो जाएगा P प्लस Q इंटू R प्लस S अपॉन P प्लस Q प्लस R प्लस S, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R। ये हो जाएगा R नेट के बारे में। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक है और सेकेंड लास्ट टॉपिक है इसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का काम होता है किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना। बेस करता है ये नल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर आधारित और ये किरचॉफ लॉ के ऊपर भी आधारित होता है। हम जैसा कि हमने आपसे कहा था कि P और Q को रेशियो आर्म, रेशियो रेजिस्टेंस कहते हैं, कैपिटल R को नोन रेजिस्टेंस, S को नॉन रेजिस्टेंस कहते हैं। और नाम यहाँ पे ये मीटर ब्रिज का जो मीटर है, ये मीटर बताता है कि जो यूज लेंथ ऑफ द वायर है वो स्ट्रिक्टली 100 सेंटीमीटर है। पोटेंशियोमीटर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वहां पे 100 सेंटीमीटर की लंबाई हो सकती है लेकिन अमूमन नहीं रखी जाती है। तो यहाँ पे मीटर ब्रिज में जो मीटर नाम है वो वायर की लंबाई जो हमारी 100 सेंटीमीटर होती है सिर्फ उसी के लिए ही होती है। अब यहाँ पे देखा जाए, ये गैल्वेनोमीटर माना गया इस जगह पे है और कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा,
तो इसका मतलब हो गया कि ये वाली लेंथ जो है ये बैलेंस लेंथ है। R बराबर रो एल अपॉन ए में हम लोगों ने देखा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो यानी कि P प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा, तो Q प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस x हो जाएगा। रख के डिवाइड कर दिया जाए तो P अपॉन Q बराबर x अपॉन 100 माइनस x, लेकिन P अपॉन Q बराबर R अपॉन S भी होता है, तो R अपॉन S बराबर x अपॉन 100 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो S बराबर R 100 माइनस x अपॉन x हो जाएगा। This is the method to how to calculate the value of unknown resistance with the help of meter bridge। ये लास्ट टॉपिक है बच्चों हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर का काम किसी अननोन सेल का ईएमएफ निकाल लेना, या दो सेलों के ईएमएफ का रेशियो निकाल लेना, या किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। दो तरीके के सर्किट का ये कॉम्बिनेशन होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इनका दूसरा नाम नोन एंड अननोन होता है। नोन सर्किट के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे एक सेल लगा हुआ हाई टेंशन है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ये वायर है, वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इसकी लंबाई एल है। ये रेहोस्टेट लगा रखा है, कभी कभी करंट कंट्रोल करनी होती है, अचानक करंट अब्रप्टली जो है बढ़ जाती है तो घटाने के, या अचानक घट गई है तो बढ़ाने के काम आती है। और ये जॉकी लगी हुई है अननोन सर्किट में, यहाँ पे जॉकी लगा हुआ है जो कि स्लाइड कर रहा है और पोजीशन तलाश रहा है कहाँ पे मिलने वाला है बैलेंस लेंथ या नल लेंथ। काम यहाँ से शुरू होता है कि ये R बराबर रो एल अपॉन ए होता है, V बराबर आई आर होता है, तो V बराबर आई रो इंटू एल अपॉन ए होता है। ए जो है वो यूनिट होता है और यूनिफॉर्म भी होता है। यूनिट का मतलब 1 हो गया, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया हर जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक जैसा। तो इस तरीके से ये V बराबर आई रो इंटू एल हो जाता है। V अपॉन एल बराबर आई इंटू रो, इसको K कहते हैं और इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। पर यूनिट लेंथ के लिए कितना वोल्टेज गिर रहा है उसको नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का। एक बार जब आप ये वाली वैल्यू जो है जान जाते हैं तो आप ये भी बात देखते हैं कि यहाँ पे हमको नल लेंथ कहाँ पे मिलने वाली है। मान लिया जाए हमारा जॉकी जो है J1 पोजीशन पे था और सेल का ईएमएफ ज्यादा था, इस पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा था, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, और अगर उल्टा होगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगी। अब अगर हमसे कहा जाए कि एक कोई सेल है जिसकी बैलेंस लेंथ L आ रही है, तो यहीं से आप V बराबर KL से फ्रॉम V इक्वल टू KL से E बराबर KL लिख सकते हैं। दो सेल अगर हैं तो और उनके लिए नल लेंथ अलग अलग आ रही हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, और E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2 निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था अननोन सेल का ईएमएफ निकालने के लिए तरीका ये रहा, दो सेलों के ईएमएफ का रेशियो निकालने के लिए तरीका ये रहा, और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए जो E1 सेल है ये नॉन आइडियल है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो टर्मिनल वोल्टेज आएगा, और जो दूसरा वाला सेल है उसके लिए मान लीजिए ये स्टैंडर्ड सेल है, तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज नहीं, तो ये E हो गया और ये L1 अपॉन L2 हो गया। ये बात हमारे मानने के ऊपर है कि हमने किसको स्टैंडर्ड सेल माना है और किसको स्टैंडर्ड सेल नहीं माना, ये हमारे मानने के ऊपर है। अलग अलग किताबें अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करती हैं। आज ही के लेक्चर में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक सेल वाले में V बराबर E कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r के बारे में बताया हुआ है। E से E कट जाएगा, कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r L1 अपॉन L2 हो जाएगा। कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर L2 अपॉन L1 हो जाएगा। 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर ऐसा हो जाएगा। स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर L2 अपॉन L1 माइनस 1, और स्मॉल r बराबर कैपिटल R L2 अपॉन L1 माइनस 1 is the method to find the value of unknown resistance of a cell। तो ये बात हम लोग की कंप्लीट हुई बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हम लोग बहुत जल्दी मैग्नेटिज्म के लिए हम लोग जो है वीडियोस लेकर के आएंगे।
उम्मीद है आप लोग जो है खूब मन लगा करके मेहनत कर रहे होंगे और इन वीडियोस का फायदा उठा रहे होंगे। यही इन वीडियोस का पर्पस है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अपने पर्पस में सफल होता है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।